अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय करेंगे। तो वादे के मुताबिक आपका भाई आपको बताने आ गया कि भाई नस्ट में एडमिशन कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये जो वीडियो है ना आज की, वो इम्पोर्टेंट होने जा रही है उन बच्चों के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं जी, क्या नाम है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस वाले बच्चे हैं। बेशक मेडिकल वाले इग्नोर करते हैं, उनकी अपनी फील्ड है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। बाकी ये जी, आज मैं आपको बताने जाऊँ, लैपटॉप मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यार कुछ डेट्स याद करनी है। तो मैंने कहा यार गलत बताने से अच्छा है देख के बता दो। तो हमें जी बीच में करनी पड़ी वीडियो पॉज, क्योंकि हमने देखना था कि यार वीडियो आज सही रही है। तो आप लोगों ने आप सुनना है जी गौर से, ये तो सारा पहले वाली बातें होंगी, आप आपने सुना है गौर से। तो यार ये बच्चों का मिसकंसेप्शन है कि यार हम ना अभी फर्स्ट ईयर करें, अभी हमें इस पे फोकस करना चाहिए, सेकंड ईयर करें इस पे फोकस करना चाहिए, भैया उस पर भी फोकस करना चाहिए। लेकिन जो आपका फ्यूचर है, जो आपके अगले 4 साल ग्रेजुएशन के हैं, उनके पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आप एंट्री टेस्ट नहीं देंगे सेकेंड ईयर में आके, एडमिशन कैसे मिलेगा आपको। अक्सर यूनिवर्सिटी जो खास तौर पर इंजीनियरिंग बेस्ड यूनिवर्सिटी हैं, उनका एडमिशन सेकेंड ईयर में उनके एंट्री टेस्ट होते हैं और वो फर्स्ट ईयर की बेस के ऊपर आपको एडमिशन देते हैं। तो इसलिए आपको ना थोड़ा याद रखना पड़ेगा। बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से अगर आप लोग कहेंगे तो मैं थोड़ी सी रिसर्च करके बता दूंगा। बाकी ये कि जी जिस चीज़ के हवाले से मुझे मालूमात है, जिस चीज़ के हवाले से मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में नर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने कहा जी वो आपसे शेयर कर दूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, तो अभी मैं आता हूँ जी। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जी फर्स्ट ईयर के पेपर देने हैं। फर्स्ट ईयर में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फर्स्ट ईयर के पेपर देंगे आराम से। उसके लम्स का कोई मसला वगैरह होता है, लेकिन उसको छोड़ें, बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन नस्ट के भी हवाले से बात करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि भाई नस्ट का मतलब किसकी एब्रीवेशन है। नस्ट नस्ट NUST क्या मतलब, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जी नस्ट। और जब हम वहाँ पे टेस्ट देने जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। और इसके जो एंट्री टेस्ट होता है उसको बोलते हैं NET। और नस्ट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें एंट्री टेस्ट मल्टी टाइम कंडक्ट किया जाता है, मतलब एक टाइम कंडक्ट नहीं किया जाता जैसे बाकी है ECAT वगैरह, वो एक दफ़ा होता है साल में और बंदा दे तो दे, मर्जी है जितने मार्क्स आगे आगे। लेकिन नस्ट जो है ना, उनकी पॉलिसी ये है कि यार इस साल 4 दफ़ा हुआ है, पहले पहले 3 दफ़ा होता है। 4 दफ़ा हुआ है जी कि ना NET 1 NET 2 NET 3 NET 4 कि आपके नंबर NET 1 में कम आ गए कोई मसला नहीं, NET 2 में कम आ गए कोई मसला नहीं, आप मतलब ऐसे इंप्रूव करते जाएं। NET 2 में ज़्यादा ले लें, NET 3 में ज़्यादा ले लें, जिसमें ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे अपने पास रोल नंबर याद रखना है। तो NET सीरीज जो है NET 1 कंडक्ट होता है जब आप पेपर देके फारिग होते हैं फर्स्ट ईयर के अक्टूबर और दिसंबर में। अभी आप आए होते हैं सेकंड ईयर में तो वो NET कंडक्ट हो जाता है। उसमें ज़्यादातर पोर्शन जो होता है ना वो आते हैं फर्स्ट ईयर की बेस में से, वो थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा इजी भी हो जाता है। लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा होता है ना सेकंड ईयर में, तो उसके लिए वो इजी नहीं होता। NET जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी है, एक ऐसा टेस्ट है, नस्ट एंट्री टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि भाईजान आप सोच के कुछ जाते हो, होता कुछ है, रिजल्ट कुछ आता है, इस टाइप का टेस्ट है। तो प्रिपेयर होकर जाना है, एम वेले ही नहीं चले जाना। तो अक्टूबर दिसंबर में होता है NET 1, अटैम्प्ट कर लेना। मैंने 3 NET अटैम्प्ट किए थे, आप भी, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने सारे NET अटैम्प्ट करने हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जब आप टेस्ट देंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और हाँ जी, बहुत बातें सुननी पड़ती हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ कि जब आप NET देने जाते हो ना, आपके जो होते हैं ना, तो वो लोग आपको ना बोलते हैं कि यार ये माँ बाप का पैसा ख़राब कर रहा है, इसने यहाँ पे नंबर लेने नहीं है, क्या नाम है, इसके फर्स्ट ईयर में इतने नंबर हैं, सेकंड ईयर में इसके नंबर आएंगे नहीं क्योंकि ये तो वेला फिरता रहा है, और क्या नाम है अभी ये इस्लामाबाद घूमने जा रहा है जी, टेस्ट देने नहीं जा रहा। मतलब उनकी ये सोच होती है। और फिर आप ना इन बातों को आपको फेस करना पड़ेगा। बहरहाल आपने ना इनको इग्नोर करना है। NET 1 भी देना है, NET 2 होता है वो होता है जनवरी फरवरी में, NET 3 होता है मार्च अप्रैल में, और NET 4 होता है अप्रैल जून में। मतलब आपके पास 4 चांस होते हैं पूरी सेकंड ईयर में ना, ये NET होते रहते हैं। जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी है कि यार आपको दौराने स्टडीज़, मतलब सेकंड ईयर की आप स्टडी कर रहे होते हो और वो आपको साथ के साथ NET भी देने पड़ते हैं। तो आप लोगों ने साथ के साथ NET की प्रिपरेशन करके NET अटैम्प्ट करने हैं। NET में कितने मार्क्स है जो भी है वो आपने ना क्या नाम है अपने जहन में रखने हैं। बाकी एक चीज़, इसमें मिनिमम एग्रीगेट कुछ नहीं होता है कि यार मिनिमम एग्रीगेट ये है। बच्चे बहुत कहते हैं जी आपके ना 140 से कम आ गए तो आपको नश में एडमिशन नहीं मिलना। जितने मर्जी मार्क्स है ना, आपने हिम्मत नहीं हारनी, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी है। कोई मसला नहीं, आपके 110 हैं, 120 हैं, 130 हैं, 140 हैं, मतलब 100 अबाना है, जो भी आप समझ लो आप आगे। आपका ना इसके बाद क्या होता है, बंदे ना जो होते हैं, हाँ मैं आपको पहले ये बताता चलूँ नस्ट एंटिटीज़ की फीस क्या है।
तो एंट्री टेस्ट की फीस इस साल जो थी वो है 4500 रुपया। 4500 रुपया यार ज़्यादा बड़ी फीस नहीं है एंट्री टेस्ट के हिसाब से, तो बंदा चला जाता है, लेकिन इस्लामाबाद जाने वाला थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं आपको बता रहा था कि यार आपने ना डिसाइड नहीं होना, चाहे आपकी जितने मर्जी मार्क्स हैं। तो अभी मेरी बात करें, मेरे NET 1 में 105 नंबर आए थे, और अभी मजीद आगे आपने ट्राई करते रहना, इंशाल्लाह बेहतरी आती जाएगी नंबर्स में और आप नस्ट में एडमिशन ले सकेंगे। और अभी ना मैं बात कर लेता हूँ नस्ट के पेपर पैटर्न की। तो नस्ट का जो NET का पेपर पैटर्न है इंजीनियरिंग के लिहाज से, तो इंजीनियरिंग में मैथ जो है ना उसके 40% विटनेस होती है। मतलब आप MCQs के हिसाब लगा लेना, कि ये खुद हिसाब लगा लेना MCQs के हिसाब से आप उसका ये मेरे पास एक बुक थी, ये मैंने ली थी जी डोगर वालों से, इससे थोड़ा बहुत मुझे पेपर पैटर्न का ही पता चलता है। क्योंकि लेकिन बुक्स में से मैं आपको ये बता दूं, जो बुक्स है ना उनमें से MCQs सेम टू सेम कोई नहीं आ रहा होता। तो काफ़ी बच्चे कहते हैं कि यार इसमें से कुछ आया था, मतलब इस बुक में से आपके कुछ MCQs आए थे, तो लेकिन इसमें से MCQs नहीं आते, इसमें सिर्फ आपको पता चलता है पेपर आता किस तरह का, पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। तो आप इसलिए इस टाइप की बुक्स यूज कर सकते हैं कि पेपर पैटर्न किस टाइप का है। तो 40% विटनेस होती है मैथ की, 30% विटनेस होती है फिजिक्स की, 15% विटनेस होती है केमिस्ट्री की, 10% विटनेस होती है इंग्लिश की, 5% विटनेस होती है इंटेलिजेंस की। और ये था जी इंजीनियरिंग वालों का सेक्शन। अभी मैं आपको बताता हूँ जो है ना कंप्यूटर साइंस वाले, ICS वाले, उनका सेक्शन। मैथ होता है जी 40%, 30% होती है फिजिक्स, वही ना जो होता है क्या नाम है केमिस्ट्री की, जहाँ पे यहाँ पे कंप्यूटर आ जाता है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेज के होते हैं 10%, नहीं सॉरी 15%, इंग्लिश के 10%, इंटेलिजेंस के 5%। ये तो बात हो गई सारी NET की। अब कुछ बच्चों ने मेरे से सवाल किया था कि यार ब्रो आप ये बता दो कि सैट्स मतलब NET के अलावा कोई और बंदा टेस्ट दे के नस्ट में जा सकता है। तो मैं बताना चाहूँ कि जो बच्चे हैं जी O लेवल्स में, A लेवल्स में, उनके लिए एक टेस्ट होता है, वो होता है सैट्स का। काफ़ी बच्चों ने उसका नाम सुना होगा। तो आप लोगों को ना जो इंटर में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सैट्स देने की, उनके लिए NET ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे नंबर भी आपके अच्छे आ जाएंगे। वो तो होता है फॉरेनर कैंडिडेट्स के लिए या उन बच्चों के लिए जिन्होंने O लेवल A लेवल किया होता है, तो वो सैट्स का टेस्ट देके भी नस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो भाई साहब आपको मैं ये भी बताना चलूँ कि भाई टेस्ट होता किस तरह से है। काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होगा जिन्होंने अभी तक NET नहीं दिया, जाहिर सी बात है वो बच्चे ज़्यादा वीडियो देखे होंगे जिन्होंने अभी तक NET नहीं दिया। तो टेस्ट टोटली होता है कंप्यूटर बेस्ड। अंदर ना आप जाएंगे तो एक चेयर लगी होगी, मतलब काफ़ी बड़ा हॉल होगा, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है कि भाई 3 हॉल है, एक हॉल 1 है, 2 है, 3, मतलब इस टाइप के नंबर दिए होते हैं, लेकिन एक ही हॉल होता है। उसके अंदर नंबर दिए होते हैं आपके रोल नंबर के हिसाब से जो आपको दिए होते हैं, और आपका रोल नंबर अंदर जाके चेंज होता है। मतलब आपका रोल नंबर जो जिसकी बेस के आप अप्लाई कर रहे हैं वो रोल नंबर नहीं रहता, वो आगे जाके चेंज हो जाता है। तो जब वो चेंज हो जाता है तो उसके हिसाब से आपको सीटिंग मिल जाती है, और वहाँ पे आपको एक चेयर मिलती है, साथ एक टेबल मिलती है, टेबल के अंदर से कंप्यूटर लगा होता है। तो इस टाइप का होता है। और टेस्ट दिन में होता है 2 दफ़ा। मॉर्निंग टाइम होता है 9 बजे से 12 बजे तक, इवनिंग टाइम होता है जी 2 बजे से 5 बजे तक। तो उस लिहाज से आपने प्रिपेयर होकर जाना है। वहाँ पे आपको एक पानी की बोतल देते हैं, अंदर आपको पेन लेके जाने के भी अलाउ नहीं होता। वहाँ पे बॉल पेन दिए होते हैं, पानी की बोतल पड़ी होती है। उसके बाद ना आपने सिर्फ ना जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है ना, जो वेरीफाइड आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो वेल एंड गुड, या फिर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको हरगिज़ डोमिसाइल ये चीज़ें लेके जाने की जरूरत नहीं है। आपका पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट लेके जा सकते हैं, पासपोर्ट नहीं है तो फिर भी कोई मसला नहीं, आप अपना मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड लेते हैं या इंटर का जो फर्स्ट ईयर का वो रिजल्ट आया होगा वो रिजल्ट कार्ड लेते हैं, तो ऐसे चल जाएगा। ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई के साथ ये वाकया हो चुका है। मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके चला गया था तो बाद में मुझे जमा कराने पड़े, और वापसी पे क्या हुआ जी, बस के अंदर में कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम भी हो गए। लेकिन खैर है, वो जो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा थे उसमें से कोई ओरिजिनल नहीं था, सारी कॉपी थी, ओरिजिनल वाले मेरे बैग में थे। तो अभी बात करते चलें जी नस्ट के कैंपसेस की। नस्ट के कितने कैंपसेस हैं और किसी शहर में। सबसे मेन जो है ना, सारे बच्चों की प्रेफरेंसेस और सबसे मेन जो है वो कैंपसेस हैं इस्लामाबाद और पिंडी में। जो बाकी है ना, कराची में भी वैसे कैंपस है, क्वेटा में भी कैंपस है, मतलब 2 कैंपस और हैं। और ये इस्लामाबाद पिंडी के रीजन में आपको पता है कितने नस्ट के कैंपस हैं। ये शायद काफ़ी बच्चों के लिए ये बात नहीं हो। जब मैं गया था तो मैं भी ये समझता था कि जो इस्लामाबाद S12 में कैंपस है यही ही सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी में कैंपस है, लेकिन इसके अलावा नस्ट के पूरे इस्लामाबाद पिंडी में 4 कैंपसेस हैं। एक हो गया जी S12 कैंपस इस्लामाबाद मेन, S12 में भी है, S13, वो मतलब काफ़ी बड़ा एरिया, 400 एकड़ पे है भैयान, घूमते घूमते लग पता जाना है। उसके बाद दूसरा कैंपस है वो है EME, कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये है पिशावर रोड पे। तो तीसरा कैंपस है MCS, मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, ये है पिंडी कैंट में। चौथा कैंपस है रिसालपुर कैंपस।
वो है जी रिसालपुर में, जाहिर सी बात है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ रिसालपुर कैंपस और रिसालपुर में ही होना है, तो ये कैंपसेस के हवाले से बात हो गई। तो दूसरी बात ये है कि जी काफ़ी बच्चे ये पूछते हैं कि ना आप इसका एग्रीगेट कैसे बनाना है और किस टाइप से मेरिट लिस्ट लगेगी, ये सबसे मेन जो होता है ना वो अजीब सी सीन होते हैं। और मैंने देखा यूट्यूब पे, मैंने इतना सर्च किया मुझे किसी ने बताया नहीं, मतलब इस टाइप की कोई वीडियो पड़ी ही नहीं हुई थी भाईजान। बस वो बताते हैं कि यार नस का एंट्री टेस्ट ऐसे होता है, उसके मार्क्स कैलकुलेट करके और उसका ना एग्रीगेट इस टाइप से बनाते हैं। हाँ, एग्रीगेट के हवाले से मैं बता चलूँ कि भाई जिन बच्चों के मैट्रिक और एफएससी में कम नंबर हैं तो उनको डिसहार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक का इसमें एग्रीगेट होता है कुल 15%, और नहीं 15 नहीं 10%। एफएससी का एग्रीगेट होता है 15%। 10% में से कितने मार्क्स आपके काट लेंगे अगर आपके मैट्रिक में कम नंबर है। एफएससी का 15%, 15 में से आप कितने काट लेंगे? 75% इनका एग्रीगेट होता है भाईजान एनईटी का। तो आपने एनईटी में मेहनत कर लेनी है, ठीक है। तो ये तो एग्रीगेट की बात हो गई। वहाँ पे जो मेरिट लिस्ट लगती है उसके ऊपर परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं लिखी होती कि भाई इस बच्चे की इतनी परसेंटेज होगी तो वो इस फील्ड में जाएगा, इसकी इतनी परसेंटेज होगी तो इस फील्ड में जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो भाईजान इसके बाद लगती है जी मेरिट लिस्ट, और मेरिट लिस्ट के हवाले से कोई डेट अनाउंस नहीं होती। मतलब ये होता है कि यार मेरिट लिस्ट लगनी है, वो आप ना बार बार सर्च करते रहेंगे ना गूगल के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरिट लिस्ट लगी है नहीं लगी। वो जब आप मेरिट लिस्ट लगने से पहले एक और काम होता है, वो मैं आपको बता चलूँ। आप जैसे ही ओपन करेंगे ना, क्या नाम है, नेस्ट की वेबसाइट नहीं, आप लिखेंगे नेस्ट मेरिट लिस्ट फॉर एग्जांपल अभी 2023 चल रहा है तो 2023 उसको दबाएंगे तो वहाँ पे एक पूरा इंटरफेस बंदा आएगा जी कि मेरिट नंबर कैलकुलेट करें। अपना आप रोल नंबर देंगे, नीचे एक कोड होता है, जैसे वो कोड इसलिए होता है कि यार प्रूव करना चाहते हैं कि जी वो लोग आप रोबोट तो नहीं है, जैसे अक्सर जगहों पे होता है। तो आप कोड इंटर करेंगे तो उसके बाद आपका मेरिट नंबर आ जाएगा कि यार आपका बीएस फिजिक्स में इतना मेरिट नंबर है, बीएस मैथ्स में इतना मेरिट नंबर है, बीएस केमिस्ट्री में इतना मेरिट नंबर है, उसके अलावा बीएस कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में इतना मेरिट नंबर है। वो मेरिट नंबर आ जाएगा पहले ही, मेरिट लिस्ट लगने से पहले। और उसके बाद ना वो आगे ओपन आपको कहेंगे ये ओपन कर लो, ये मेरिट लिस्ट है ये 2022 की। अभी इस दफ़ा जो आप लोग, मतलब आप लोगों से मुराद मैं उन लोगों की तरफ मुखातिब कर रहा हूँ जो अभी सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं। तो वो जो बच्चे होंगे उनके लिए होगा कि यार 2023 की मेरिट लिस्ट, तो वो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि यार फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग के इतने 1000 पे है, H12 में इतने 1000 पे है और ईएमई में इतने 1000 पे है। वो यार पूरा इंटरफेस बना आता है। अगर मेरे मतलब अगर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे साइड पे वीडियो के इस साइड पे या इस साइड पे कहीं पे लगा दूं ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है यार। वो मेरिट नंबर बने हुए आ जाते हैं। तो वो उसका मकसद ये होता है कि यार आप लोग अपनी ना प्रेफरेंसेस सेट कर लें। मतलब प्रेफरेंसेस फिर बाद में अपडेट नहीं होती है, एक दफ़ा हो गया ना तो हो गया। आप वहाँ पे जाके अपने पोर्टल में दोबारा लॉगिन करके अपनी प्रेफरेंसेस अपडेट कर दें, ठीक है। प्रेफरेंसेस अपडेट कैसे होंगी जी? वो यार जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना तो वो किसी यूट्यूब पे ही जाके सर्च कर लेना कि हाउ टू अप्लाई इन एनईटी, तो उसमें आप देख लेंगे जी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है ये वो। वैसे यार आप समझदार बच्चे हैं, खुद ही कर लेंगे, मैंने भी खुद ही किया था। तो वहाँ पे आप प्रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा से अपडेट कर देंगे ना, उसमें आपसे 1 रुपया नहीं लेंगे। वो पहले वाली प्रेफरेंसेस होंगी तो उसको आप अपडेट कर देंगे सिंपली। उसके बाद एक डेट लिखी आएगी कि इसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस अपडेट नहीं होंगी। आपने प्रेफरेंसेस उस हिसाब से पहले आपने एक पेन और कॉपी ले लेनी है, वहाँ पे अपने लिख लेना कि यार इसमें भी मेरा एडमिशन हो रहा है, इसमें भी एडमिशन हो रहा है, इसमें एडमिशन हो रहा है, इसमें एडमिशन हो रहा है। वो सारी डिग्रीज आपने लिख ली। तो अब आप उसमें देखेंगे कि यार इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगती है, ठीक है। तो उसको आप अपने टॉप पे रख लेंगे। फिर उससे मुझे कम अच्छी कौन सी लगती है उसको रख लेंगे। ऐसे ना आपने पूरी प्रेफरेंसेस बना लेनी है, वो 10-12 लिस्ट में ना आपने वो लगा लेनी है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी फिर प्रेफरेंसेस लिस्ट बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो सकेगी। फिर उसके बाद लगेगी जी मेरिट लिस्ट 1। इसका यार मसला ये होता है कि यार डेट ना ये कोई अनाउंस नहीं करते हैं, मुझे ये चीज़ बहुत फजूल सी लगी। बहरहाल मेरिट लिस्ट 1 लगेगी, उसके बाद लिखोगे यार ये फलानी चीज़ में आप सेलेक्ट हुए, फलानी में नहीं हुई। फिर अपना मेरिट लिस्ट 2 लगेगी। आपने यार उसकी डेट नहीं आती, आपने स्क्रॉल करते रहना, बार बार चेक करते रहना, कोई आपको बताएगा भी नहीं कि ये फलानी डेट को ये लगेगा। तो आपने ना खुद ही चेक करना है मेरिट लिस्ट में ना। तो वहाँ पे फिर आपका आ जाएगा जी कि ये मेरिट लिस्ट लग गई। इसमें आप फॉर एग्जांपल जैसे मेरा है कि यार CEME में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो गए हैं जी, क्योंकि मैंने उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा था, क्योंकि जो डिग्रीज में जिनमें मैं सेलेक्ट हो रहा था 2022 की उसमें थी मैकाट्रॉनिक्स रावलपिंडी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रावलपिंडी, उसके बाद और इस्लामाबाद की कुछ डिग्रीज थी केमिकल इंजीनियरिंग और ये वगैरह, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज थी। तो मैंने ना मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी जो लगी क्योंकि मैंने किसी से मशवरा भी किया वो था जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EME।
तो मैंने ना उसको अपने टॉप प्रेफरेंस पे रख दिया, फिर उसके बाद नीचे करता गया, तो मेरा उसी में नाम आ गया। फॉर एग्जांपल ईएमई में नाम आ गया। फिर आपने क्या करना है, अब इसके बाद जो काम हो रहा है ना, बहुत ही ख्वारी सीन है, मैं जरा पानी पी लूँ फिर आपसे। तो भाई साहब आपका नाम आ गया जी इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो उसके आगे आपके ना 6 चीज़ें लिखी होंगी। सबसे पहले प्रिंट सिलेक्शन लेटर होगा आपका, उसके ऊपर लिखा होगा जी कांग्रेचुलेशन मिस्टर हारिस अकमल, ये वो सारी चीज़ें लिखी होंगी। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद आएंगी इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग यूजी एडमिशन। ये आपने गौर से पढ़ना है भाईजान, गौर से नहीं पढ़ोगे ना मसला बन सकता है, जैसे मेरे साथ मसला बनता था, वो मैं आपको बताता हूँ क्या मसला बनता है। तीसरी चीज़ आती है प्रिंट फी इनवॉइस, इनवॉइस ही लिखा है ना, हाँ जो भी इनवॉइस मतलब उसमें ना आपको चलान फॉर्म निकला था। चौथी चीज़ आती है प्रिंट मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसका आपका मैं बताता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, सबर कर जाएं। पांचवा है प्रिंट अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट। छठा है प्रिंट चेंज ऑफ प्रेफरेंस फॉर्म। तो गाइस सबसे पहले आपने आ जाना सिलेक्शन फॉर्म के ऊपर। जब सिलेक्शन फॉर्म होगा उसमें आपके हवाले से नाम लिखा होगा कि यार आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गई। और उसके बाद आपके ये लिखा होगा जी आपने ना सबसे पहले जो डेट आपको दी हुई है उससे पहले पहले आपने ना अपना चलान भर लेना है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रो कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जमा करानी है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराने हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसमें जो था ना मैंने ब्लेंडर मारा था, मैं आपको अपनी गलती बता दूं, मैं समझ रहा था नीचे लिखा है कि विद इन 15 डेज अगर आपने ये काम ना किया तो आपके कैंसिल हो जाएगा। तो 15 डेज वो इस आप ना समझना कि यार 15 दिन ये उस हिसाब से कि वैसे आपको 3 दिन का टाइम मिलता है। मेरी सिलेक्शन हुई थी 14 को, तो उन्होंने बोला था कि 17 तक आपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने, फीस भी भरनी है, तो उस हिसाब से आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। तो 15 दिन वो होते हैं कि यार आपका एडमिशन हो गया, सारा कुछ हो गया, और अब ना आपने क्लासेस लेनी है। अगर आपने 15 दिन तक अटेंड ना की तो फारिग, आप वैसे भी गए टाटा बाय बाय। और आपने ना जो 5 चीज़ें वो बताएंगे ना, ये चीज़ें लाजमी आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने चलान फॉर्म में जो नस्ख की कॉपी होगी ना, 3 कॉपियाँ होती हैं, स्टूडेंट कॉपी और उसके बाद बैंक कॉपी और नस्ख की कॉपी। नस्ख की कॉपी ना अटैच करनी है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्क शीट ऑफ मैट्रिक, अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ मार्क शीट ऑफ इंटर, और फोर्थ जो थिंग है वो है जी फोटोकॉपी ऑफ यूर CNIC। अगर CNIC नहीं है तो वे फॉर्म वो भी अटेस्ट करवाना है, सारी चीज़ें अटेस्टेड हैं। और फोटोकॉपी ऑफ योर फादर CNIC, ये दोनों चीज़ें अटेस्ट करवानी है। अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर एज पर फॉर्मेट अटैच्ड, ये जो है ना ये मेन चीज़ है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि अटेस्ट कहाँ से करवाना है। ये मैट्रिक और FSC का रिजल्ट का जी, ये आपने अटेस्ट करवाना है IBCC, इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन। इसका नाम मैंने भी पहली दफ़ा सुना था आपकी तरह, लेकिन सबसे पहले इधर से अटेस्ट करवाने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा बोर्ड ऑफिस। तो वहाँ पे जब आप बोर्ड ऑफिस में जाएंगे ना, तो आपने इसकी वेरिफिकेशन करवानी है अपनी डिग्री की, जो भी आपकी डिग्री है 9वीं 10वीं 11वीं तक, आपने इसकी वेरिफिकेशन करवानी है। वेरिफिकेशन के लिए एक साइड पे ना आपका तकरीबन 6000 कुछ 100 रुपये आपका ना एक डिग्री का लेंगे। मतलब अगर आपकी 3 डिग्री है तो आपसे लेंगे कोई जी 18,000 से थोड़ा ऊपर शुपर। और अगर आपकी 2 डिग्री हैं जैसे हमारी थी, हमारी ना मैट्रिक की एक ही डिग्री थी, मतलब 9वीं 10वीं एक ही थी, क्योंकि हमारे दौर था कोरोना का, याद करो ब्रो। तो एक ही डिग्री थी। FSC की फर्स्ट ईयर की रिजल्ट आया हुआ था, वो भी एक डिग्री थी। तो इन दोनों को आपने वेरीफाई करवानी है। उसके बाद अगर आप हैं जी भावलपुर से या फिर जिस भी शहर से हैं, तो आपने जाना है अपने IBCC के ऑफिस, वहीं बोर्ड ऑफिस से पूछ लेना कि यार IBCC का ऑफिस क्या है, कहाँ पे है, तो या फिर आप गूगल से सर्च भी कर सकते हो। तो आपने जाना है IBCC के ऑफिस, वहाँ जाके उनको बोलना है भाईजान ये हमें अटेस्ट करके दो। तो जैसे आप शहर से हो, हमारा जैसे शहर है भावलपुर, तो वो अटेस्ट करवाने को भेजते हैं जी इस्लामाबाद। तो वो उन्होंने बोला कि 7 दिन का प्रोसीजर है ये, ठीक है। लेकिन बोर्ड ऑफिस वाले बोलते हैं अगर आप खुद चले जाते हैं ना इस्लामाबाद, वहाँ IBCC के ऑफिस, तो ये 1 दिन का काम है। तो ये अभी मैं आपको ख्वारी वाला सीन बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ। शायद आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा, अगर नहीं देखा तो वो जाके देख लें कि मेरे साथ क्या ख्वारी हुई थी। तो उन्होंने बोलना है कि यार आपने अभी फीस भरो इतनी, उनकी भी तकरीबन होती है 1200 एक डिग्री की, उस हिसाब से हिसाब लगा लो। तो वो आपने फ़ीस भरनी है। और उन्होंने बोलना है कि जी अगर आपके वहाँ पे सर्वर डाउन ना हुआ तो वो 1 दिन में बना के दे देंगे, टेस्ट करके देंगे, है ना। तो आपने सबसे पहले IBCC से टाइम से पहले ही ना आपने टेस्ट करवा लेना है, हमारी तरह बैठ लेना, क्योंकि हमारा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये मैं आपकी आसानी के लिए बोल रहा हूँ। अगर मुझे बताता ना वाकई में मैंने भी सब कुछ ये पहले करवा लेना था, लेकिन मुझे बताने वाला कोई नहीं था और गाइडलाइन कोई मिली नहीं। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। अंडरटेकिंग स्टैम्प का मैं आपको बता रहा हूँ। अंडरटेकिंग में होता क्या है, अंडरटेकिंग में यार आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है कि यार
अपने हवाले से ना इंफॉर्मेशन देनी होती है कि यार मेरा नाम ये है और मेरे वालिद साहब का नाम ये है, नर्स का रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा ये है, मैरिड नंबर ये है, और इस प्रोग्राम में मुझे वो किया गया, मतलब सेलेक्ट किया गया है। नीचे फिर एक और ब्लैंक्स होती हैं, उसके ऊपर भी आपका नाम, CNIC, सिग्नेचर और डेट करनी होती है। नीचे आपके वालिद साहब के होते हैं, वहाँ पे भी उनका सिग्नेचर, नाम, CNIC, डेट और एड्रेस लिखना होता है। और हाँ, इसका आपने एवं ही नहीं भूंगिया मारनी कि उसको प्रिंट करा के और उसके ऊपर आपने लिख दिया बस हो गया। इसको ना आप जाने जी अदालत में, वहाँ पे होता है जी क्या नाम है, स्टाम्प फरोश। तो वहाँ भी उनको जब बोलना कि यार इसको ना आप स्टाम्प पे प्रिंट करके दो। 100 रुपए का स्टाम्प वो बनाते हैं, 100 रुपए का, मतलब वो 100 रुपए की अमाउंट का स्टाम्प होता है। इलेक्ट्रिकल आजकल स्टाम्प बने हैं, उसके ऊपर आपने फिर ना बाद में ऑथ कमिश्नर से अटैच भी करवानी होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अटैच करवा के फिर आपने ये सारी चीज़ें उठा के, मैं तो कहूँगा खुद उठा के चले जाएँ इस्लामाबाद, वरना फिर आप इसको कुरियर भी करवा सकते हैं। और यही जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जिनकी आपने कॉपी भेजी है, तो बाद में ना जब आपने खुद जाना है ना, तो इनका ओरिजिनल आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जो कि वो जमा कर लेंगे, मैट्रिक और आपकी FSC की रसीदें वगैरह। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपने बनवा लेना, और ये उस टाइम लेके जाना है जब आपका एडमिशन हो जाएगा और आप क्लासेस लेने जाओगे। तो उसमें भी यही होता है, आपके हर किसी का ना वेट, हाइट, ब्लड ग्रुप, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, विजन का, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। और फिर वो मेडिकल ऑफिसर से, ये मैंने खुद अभी नहीं करवाया, तो मैं ये जल्द करवाऊंगा, तो इसके हवाले से मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूंगा। ये हो गए जी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और अभी मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हॉस्टल के हवाले से क्या सीन है। इस तरह से है कि हॉस्टल काफ़ी मुश्किल मिलता है, क्योंकि बच्चों की होता है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तादाद, और वो ऑलरेडी मतलब पेंडिंग में पड़े होते हैं काफ़ी बच्चे। तो यार हॉस्टल के वो पहले सिक्योरिटी लेते हैं, जो EMI के हवाले से मैं आपको बता दूँ, तकरीबन उनकी 70,000 तो खाली सिक्योरिटी थी, 70,000 खाली सिक्योरिटी फीस। उसके ऊपर 6 महीने का आपने पहले फीस भरनी है, ठीक है। 6 महीने हॉस्टल फीस आपने पहले भरनी है, 70,000 क्या नाम है वो था आपकी सिक्योरिटी। और ये तकरीबन जाके कुल मिला के, अभी मेरा एक दोस्त है उसने ना भर भी दिया ये चालान, तो वो बनता है 1,40,000 रुपया। तो ये भी आपने जमा करा देना अगर आपने EMI के अंदर हॉस्टल लेना है। लेकिन ये कि जी किसी को अब इसके अलावा नस्ट के हवाले से कोई भी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है मियां हारिस अकमल के नाम से, यहाँ पे मैं लिखवा भी दूंगा, तो वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको लाजमी जवाब दूंगा। और बाकी भी किसी भी यूनिवर्सिटी के हवाले से हो तो वो आपने खुद सर्च करना है, क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें खुद ही सर्च की हैं, तो आपने खुद सर्च करके देख लेना है। बाकी यार सीधी सी बात है, बंदा आपको ना मशवरा दे सकता है कि यार ऐसा कर लो, काफ़ी लोग आपको मशवरा देंगे। बाकी ये जी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेना, बाकी अपने हाथ पैर खुद मारने हैं जी, वेबसाइट पे जाके सर्च करना है, पढ़ना है थोड़ा सा, और ये चीज़ें आपने सेकेंड ईयर के दौरान कर लेने, वरना फिर आप बाद में पछताओगे। जैसे मेरे अभी कुछ क्लास फेलोज पछता भी रहे हैं, मैं उनको बोलता था भाईजान यार ये कर लो NET के ना 4 आपके पास हैं कि ना चांसेस हैं, उसमें से 2-3 अटैम्प्ट कर लो। मैंने भी 3 अटैम्प्ट किए थे, चौथा मैं भूल गया था करना अटैम्प्ट, मैं वो कर लेता इंशाल्लाह, मेरे से भी ज़्यादा नंबर आ जाते। खैर यार किस्मत की बातें होती हैं। बाकी है कि जी मेरी डिज़ायर फील्ड में मेरा एडमिशन हो गया, इंशाल्लाह आपका भी हो जाएगा, अगर आप मेहनत करोगे और ख़ुद अपने लिए अपनी राह तलाश करोगे। बड़ी बात है मैंने। बाकी है कि जी कोई भी मशवरा, कोई भी चीज़ पूछनी हो, मियां हारिस अकमल अकाउंट के ऊपर आपने DM कर देना है, और भाई को फॉलो भी कर लेना है। अच्छा, वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद है आपको आई है ना। इतनी ज़्यादा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मैं तो गला 2 दफ़ा सूख गया, मैंने 2 दफ़ा पानी पिए यहाँ से। और क्या नाम है, वीडियो पसंद आई होगी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।